हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुदेश सर बायोलॉजी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव प्रजनन के 11वें लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में और प्लेसेंटा के कितने टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर पार्चुरेशन के बारे में पढ़ के फिर इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। लेकिन एक और वीडियो आएगा 12th नंबर का लेक्चर, जिसमें इस चैप्टर का पूरा ब्रीफ रिव्यू पढ़ेंगे, है ना। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारा लेक्चर प्लेसेंटा से। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, जितने भी विविपेरस एनिमल होते हैं, विविपेरस एनिमल मतलब जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब अंडा नहीं देते, ठीक है। तो उनके उनका जो बच्चा है वो गर्भाशय में ही डेवलप होता है, एग में डेवलप नहीं होता। ऐसा क्यों भाई? इंडिपेंडेंटली गर्भाशय या यूट्रस के बाहर डेवलप नहीं हो सकता उनका जो एग है वो, है ना, उनका जो एम्ब्रियो है वो। क्यों ऐसा? क्योंकि उनके एग में बहुत ही कम या नेग्लिजिबल अमाउंट में योग प्रेजेंट होता है। और योग का काम क्या होता है? योग का काम होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको क्या प्रोवाइड करना? न्यूट्रिशन तथा जितने भी फिजियोलॉजिकल केमिकल्स की जरूरत होती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, वो सारी चीजें एग के अंदर जो योग प्रेजेंट होता है वही प्रोवाइड करता है। तो भाई योग बहुत छोटा है, बहुत कम योग है, तो न्यूट्रिशन के लिए उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को यूट्रस की जरूरत पड़ती है। गर्भाशय से मतलब मदर से डायरेक्ट वो न्यूट्रिशन लेता है ना। तो ये सारी चीजें मतलब, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हेल्प करता है यूट्रस से, गर्भाशय से डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जो स्ट्रक्चर हेल्प करता है वो क्या है? प्लेसेंटा। और वहीं पर एक अम्बिलिकल कॉर्ड भी आता है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं कि विविपेरस एनिमल अपना एम्ब्रियो यूट्रस के बाहर इंडिपेंडेंटली डेवलप नहीं कर सकता। विविपेरस एनिमल कैन नॉट डेवलप इट्स एम्ब्रियो outside the uterus independently। क्यों ऐसा भाई? इंडिपेंडेंटली क्यों डेवलप नहीं कर सकता? बिकॉज उनके एग में योक सैक या योक स्मॉल या नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल होता है। अब भाई उनके एग में योक नेग्लिजिबल है तो उनको योक सैक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा नहीं पाएगा, है ना। योक सैक का काम क्या होता है? योक जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला योग बहुत छोटा है साइज में, तो कहाँ से, है ना। तो इसीलिए डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है इसीलिए जो डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या करता है भाई? इसीलिए डेवलपिंग एम्ब्रियो मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, ठीक है। मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो, है ना। नाउ एम्ब्रियो जो है मैटरनल बॉडी के टिश्यू के मतलब एम्ब्रियो जो है मदर की बॉडी से, मदर की यूट्रस में रहकर क्या क्या प्राप्त करता है? शेल्टर, न्यूट्रिशन तथा रेस्पिरेशन प्राप्त करता है, ठीक है। और इसीलिए ये जो एनिमल है अपने आप को इस तरीके से डेवलप किए रहते हैं, अडॉप्ट किए रहते हैं कि रेस्पिरेशन तथा अदर जो भी फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है वो मदर की बॉडी से हो पाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, रेस्पिरेशन वगैरह भी सब चीज़ मदर की बॉडी से प्राप्त करता है। अब प्लेसेंटा जो है एक टाइप का
टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है जो कि मदर की बॉडी से तथा एम्ब्रियो की टिश्यू से डेवलप होता है। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है भाई? प्लेसेंटा क्या है? टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है? टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है और ये कहाँ से डेवलप होता है भाई? डेवलप फ्रॉम मैटरनल एंड एम्ब्रियोनिक टिश्यू। ठीक है, मदर की बॉडी से, मदर के टिश्यू से तथा एम्ब्रियो के टिश्यू से ये डेवलप होता है भाई। ठीक है, कौन सा? प्लेसेंटा। अब हम बात करते हैं एक टाइप का प्लेसेंटा, कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा, जो कि मैमल में पाया जाता है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा। कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा। ठीक है, कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा क्या है भाई? कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा, तो सबसे पहले तो ये इस टाइप का जो प्लेसेंटा है जिसमें एलेंटॉइक मीजोडर्म तथा अम्बिलिकल कॉर्ड के जो मीजोडर्म है वो जॉइंट होकर ब्लड वेसल्स बनाते हैं। किसके लिए? अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई? एलेंटॉइक का मीजोडर्म प्लस अम्बिलिकल कॉर्ड का मीजोडर्म दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? फॉर्म ब्लड वेसल ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में आपको पता होगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी नाभि से, नेवल से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड बोला जाता है, और उसी अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बच्चे को सारा न्यूट्रिशन मदर की बॉडी से मिलता है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन अम्बिलिकल कॉर्ड के मीजोडर्म तथा जो एलेंटॉइक मीजोडर्म होता है उससे बनता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर एलेंटॉइस का जो एंडोडर्म पार्ट होता है वो बहुत ही छोटी कैविटी के रूप में लास्ट तक रह जाता है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं न्यूट्रिशन प्राप्त करने की, तो जो एम्ब्रियो है वो मैटरनल बॉडी से, मैटरनल ब्लड वेसल से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है एक फिंगर लाइक प्रोसेस या विलाई के द्वारा। ठीक है, और ये बेसिकली कोरियन के द्वारा बना होता है ये विलाई। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे यूट्रस के क्रिप्ट्स को क्या करके रखता है? पेनिट्रेट करके रखता है। ठीक है, याद रखेंगे, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए मदर की बॉडी से, मदर के ब्लड से बहुत सारे सेवरल फिंगर लाइक विलाई बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, मदर के ब्लड से क्या प्राप्त करने के लिए? न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए कोरियन द्वारा मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है। ठीक है, मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म्ड। ठीक है, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है यूट्रस की वॉल को, या जिसको क्रिप्ट्स बोलते हैं, वहां पर डीपली पेनिट्रेट करके रखता है। ठीक है, स्टार्टिंग में इनिशियली ये जो विलाई है वो पूरे होल सरफेस, कोरियन के पूरे सरफेस पर रहता है, बट बाद में जाकर वो एक ही एरिया में रेस्ट्रिक्टेड रह जाता है जिसे डेसिडुआ बेसिलिस बोलते हैं, और उसी रीजन पर प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
स्टार्टिंग में विलाई जो है कोरियन के पूरे सरफेस पर प्रेजेंट, बट बाद में एक ही जगह में रेस्ट्रिक्टेड रह जाता है, एक ही जगह में रेस्ट्रिक्टेड रह जाता है और इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया को क्या बोलते हैं, जिसे डेसिडुआ बेसिलिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, डेसिडुआ बेसिलिस कहते हैं। ठीक है, डेसिडुआ बेसिलिस रीजन कहते हैं, डेसिडुआ बेसिलिस रीजन कहते हैं। ठीक है, ये जो डेसिडुआ बेसिलिस रीजन है, इसी जगह पर क्या बनना है भाई, प्लेसेंटा बनेगा। ठीक है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हमेशा याद रखेंगे डेसिडुआ बेसिलिस वाले जगह में ही होना है। ठीक है, एक सेकंड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डेसिडुआ बेसिलिस रीजन याद रखेंगे, क्या बनेगा इस जगह में, प्लेसेंटा बनेगा। ठीक है, अब कोरियोनिक विलाई एक, मतलब जहां पर जिस रीजन में कोरियोनिक विलाई पहले था, वो अब पूरे सरफेस में न रहकर सिर्फ एक ही रीजन में रहेगा, बेसिलिस डेसिडुआ में, लेकिन बाकी जगह वो क्या हो जाता है, डिसअपियर्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डेसिडुआ बेसिलिस में ही प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है, इसे डेसिडुआ बेसिलिस कहा जाता है, लेकिन इसे ही कोरियोनिक फ्रंडोसम भी कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, कोरियोनिक फ्रंडोसम, क्या कहा जाता है, कोरियोनिक फ्रंडोसम भी कहते हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा के क्लासिफिकेशन की। ठीक है, प्लेसेंटा के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो अलग अलग बेसिस पर हम लोग प्लेसेंटा को क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी। इंटीमेसी मतलब कितना वो प्लेसेंटा यूट्रस की वॉल में अंदर धंसा हुआ है, उसी के बेसिस पर सबसे पहला बात करेंगे, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी। तो इंटीमेसी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी, पहला आता है क्या, डेसिडुएट प्लेसेंटा। डेसिडुएट प्लेसेंटा। ठीक है, डेसिडुएट प्लेसेंटा, सबसे पहला प्लेसेंटा डेसिडुएट प्लेसेंटा। अब डेसिडुएट प्लेसेंटा की खास बात क्या है कि इस टाइप का जो प्लेसेंटा है वो पाया जाता है ह्यूमन में, फाउंड इन ह्यूमन, और किस में पाया जाता है, ये डॉग में पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टर क्या होती है, इसकी खास बात क्या होती है, ये बहुत ही क्लोज एसोसिएशन में रहता है, किसके किसके बीच, कोरियोनिक विलाई तथा यूटेराइन वॉल के बीच में बहुत ही ज्यादा क्लोज एसोसिएशन होता है ना। हाँ चलो इसको लिखते हैं क्या, कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन वॉल के बीच में कैसा होता है भाई, के बीच में वेरी क्लोज एसोसिएशन, वेरी क्लोज एसोसिएशन होता है, बहुत ही ज्यादा क्लोज एसोसिएशन होता है। ठीक है, अब बर्थ के टाइम पे
यहाँ पर जो म्यूकोसल कवरिंग होती है ना यूट्रस में, वो डैमेज होकर डिस्कार्ड हो जाता है आउटसाइड, और इसीलिए एक्सटेंसिव ब्लीडिंग होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, बर्थ के दौरान होता क्या है कि यूटरस की वॉल का म्यूकोसा लेयर जो रहता है ना, म्यूकोसा लेयर क्या हो जाता है भाई, डैमेज होकर और डिस्कार्ड हो जाता है बाहर। डैमेज होकर, क्योंकि भाई पूरा अंदर धंसा हुआ रहता है ना ये जो कोरियोनिक विलाई है, तो वो सब डैमेज होकर बाहर निकलेगा, है ना। तो म्यूकोसा लेयर डैमेज होकर डिस्कार्ड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, डैमेज होकर डिस्कार्ड हो जाएगा, होकर बाहर आता है। ठीक है, और इसी वजह से ही क्या होता है, एक्सटेंसिव ब्लड लॉस। एक्सटेंसिव ब्लड लॉस नहीं बोलेंगे इसको, ब्लीडिंग बोल देते हैं, है ना। एक्सटेंसिव ब्लीडिंग कब, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के दौरान ब्लड लॉस होता है, ब्लीडिंग होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, किसकी वजह से, ये जो म्यूकोसा लेयर है वो डिस्कार्ड होके बाहर आता है। ठीक है, इस टाइप के प्लेसेंटा को किस नाम से जाना जाता है, ट्रू प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। दिस प्लेसेंटा इज known as true प्लेसेंटा। ठीक है, इस प्लेसेंटा को ट्रू प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे दूसरे आधार का, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के आधार पर प्लेसेंटा का टाइप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के आधार पर आ जाते हैं इम्प्लांटेशन के आधार पर जो हमारा प्लेसेंटा है, इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा। कौन सा प्लेसेंटा, इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा। इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा, इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा की खास बात क्या है भाई, ये इस टाइप का जो प्लेसेंटा है किसमें किसमें पाया जाता है, मैन में पाया जाता है, गिनिया पिग में पाया जाता है, और एपिस जिसको वानर बोलते हैं तो उसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें फाउंड इन मैन, गिनिया पिग गिनिया पिग, और किसमें, एपिस या वानर। एपिस, इसको हम लोग वानर लिख देते हैं। ठीक है, पिग मतलब तो पता ही है आपको, सुअर का बच्चा, है ना। नाउ यहाँ पर कोरियोनिक सैक या प्लेसेंटा जो है पेनिट्रेट करता है किसको, यूट्रस की वॉल को डीप इनसाइड, पूरा अंदर तक पेनिट्रेट कर देता है। ठीक है, कोरियोनिक सैक या प्लेसेंटा डीपली पेनिट्रेट करता है, डीपली पेनिट्रेट द यूट्रस वॉल। ठीक है, यूट्रस की वॉल को डीपली पेनिट्रेट करता है, और इसी वजह से एम्ब्रियो तथा मैटरनल पार्ट के बीच में बहुत ही ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन होता है। ठीक है, एम्ब्रियो तथा मैटरनल पार्ट जो है वेरी क्लोज रहते हैं। हेंस मैटरनल, मैटरनल लिखें या मदर लिखें, मैटरनल लिखते हैं। ठीक है, मैटरनल एंड मैटरनल पार्ट एंड एम्ब्रियो become वेरी क्लोज। इसी वजह से मैटरनल पार्ट तथा एम्ब्रियो बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहते हैं। ठीक है,
अब तीसरा जो बेसिस है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, विलाई के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई आते हैं, डिस्कॉइडल प्लेसेंटा की बात करते हैं, है ना। इसके आधार पर हमारा एक प्लेसेंटा है, कौन सा प्लेसेंटा, डिस्कॉइडल प्लेसेंटा, डिस्कॉइडल प्लेसेंटा, ठीक है। ये सेंटा वाला नहीं है ना, सेंटा क्लॉज वाला प्लेसेंटा है, नहीं है ये, ठीक है। ये प्लेसेंटा वाला सेंटा है। चलो, अब इस टाइप का जो प्लेसेंटा है पूरे कोरियोनिक सरफेस को कवर करके रखता है ना। होल ऑफ द कोरियोनिक सरफेस इज कवर्ड बाय विलाई इन इनिशियल स्टेज। तो इस टाइप के प्लेसेंटा की खास बात ये होती है कि जो विलाई है वो इनिशियल स्टेज में पूरे कोरियोनिक सरफेस को कवर करके रहता है, बट बाद में जो विलाई है वो डिसअपियर हो जाता है अधिकतर एक्सेप्ट मतलब अधिकतर एरिया से, सिर्फ एक जगह को छोड़कर जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन रीजन, ठीक है। तो उस रीजन को छोड़कर बाकी सभी जगह से विलाई डिसअपियर हो जाता है और वहां पर एक डिस्क लाइक रीजन रह जाता है, ठीक है। चलो, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं कि इस टाइप के प्लेसेंटा में, इस टाइप के प्लेसेंटा में इस टाइप के प्लेसेंटा में क्या होता है, कोरियोनिक सरफेस को पूरा कवर करके रखता है विलाई। तो इनिशियल स्टेज में विलाई पूरे कोरियोनिक सरफेस को, पूरे कोरियोनिक सरफेस को कवर करके रखता है इनिशियल स्टेज में ना, बट बाद में जाकर सिर्फ इम्प्लांटेशन वाले जगह में ही क्या रह जाता है, इम्प्लांटेशन वाले रीजन में ही प्लेसेंटा सॉरी विलाई रह जाता है, रह जाता है। बाकी जगह से विलाई डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। बाकी जगह से विलाई जो है डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है भाई। चलो, तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कि स्टार्टिंग स्टेज में विलाई पूरे सरफेस में रहेगा, लेकिन आगे जाकर विलाई जो है सिर्फ और सिर्फ किस जगह में रह जाता है, इम्प्लांटेशन वाले रीजन में ही रह जाता है, और वहां पर एक डिस्क लाइक रीजन रह जाता है, ठीक है। नाउ एक आता है मोनोडिस्कॉइडल प्लेसेंटा, मोनोडिस्कॉइडल प्लेसेंटा, ठीक है। मोनोडिस्कॉइडल प्लेसेंटा, क्या खास बात है भाई इस मोनोडिस्कॉइडल प्लेसेंटा की, तो मोनोडिस्कॉइडल प्लेसेंटा जो है इसमें विलाई ओनली प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस इन अ सिंगल सर्कुलर डिस्क लाइक एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर विलाई जो है सिर्फ डॉर्सल सरफेस में ही रहेगा और वो भी एक सिंगल सर्कुलर डिस्क लाइक एरिया में रहता है, जैसे कि ह्यूमन एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, विलाई प्रेजेंट ओनली ऑन, अच्छा एक गड़बड़ होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, विलाई प्रेजेंट ओनली ऑन डॉर्सल, ओनली ऑन डॉर्सल सरफेस in a single
सर्कुलर डिस्क लाइक एरिया, सिंगल सर्कुलर डिस्क लाइक एरिया में, सिर्फ सिंगल सर्कुलर डिस्क लाइक एरिया में रह जाता है ना। और इसका एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर प्लेसेंटा सॉरी, प्लेसेंटा की खास बात हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब एक और प्लेसेंटा आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, तो यहाँ पर हीमोकोरियल प्लेसेंटा, और ये भी ह्यूमन में पाया जाता है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग प्लेसेंटा में हॉर्मोन्स, कौन कौन से हॉर्मोन्स प्लेसेंटा में प्रेजेंट होते हैं इसकी बात करते हैं, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन प्लेसेंटा में पाया जाता है। तो प्लेसेंटा में ना 2-4 अलग अलग बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट होता है। तो वो कौन कौन से हार्मोन हैं? तो ह्यूमन प्लेसेंटा मेनली सिक्रीट करता है 2 स्टेरॉइड हार्मोन, इसको लिखेंगे हम लोग क्या, 2 स्टेरॉइड हार्मोन, 2 स्टेरॉइड हार्मोन। कौन सा भाई? पहला इस्ट्राडियोल और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। पहला इस्ट्राडियोल, ठीक है, और दूसरा क्या? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। 2 स्टेरॉइड हार्मोन, पहला इस्ट्राडियोल और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। और वैसे ही यहाँ पर 2 प्रोटीन हार्मोन जैसे कि ह्यूमन कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन, एचसीजी जिसको बोलते हैं, तो लिखेंगे 2 प्रोटीन हार्मोन, ठीक है, 2 प्रोटीन हार्मोन। कौन कौन से? एक आता है एचसीजी और एक आता है एचसीएस, ह्यूमन कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन पहला, ह्यूमन कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन पहला, और दूसरा आता है, अच्छा इसको शॉर्टकट में एचसीजी बोलते हैं, है ना। और दूसरा आता है क्या? ह्यूमन प्लेसेंटल सोमाटोमेमोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल सोमाटो सोमैटो सोमैटोमेमोट्रोपिन, इसको लिखेंगे हम लोग क्या? सोमैटो मेमोट्रोपिन, ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल सोमैटोमेमोट्रोपिन, जिसको एचसीएस के नाम से जानते हैं, ठीक है, एचसीएस के नाम से जानते हैं। अब अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा अमाउंट में एचसीजी हार्मोन सिक्रीट होता है, कहाँ से? प्लेसेंटा से। और इसी रीज़न की वजह से जो एचसीजी की क्वांटिटी है वो यूरिन में इंक्रीज हो जाती है प्रेग्नेंट लेडी के, है ना। और इसी को आधार मान के प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, जिसमें यूरिन का टेस्ट करते हैं और उस यूरिन में एचसीजी हार्मोन को डिटेक्ट किया जाता है प्रेगनेंसी किट के द्वारा, ठीक है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाला जो किट होता है उसमें यूरिन टेस्ट करते हैं और यूरिन में एचसीजी के अमाउंट को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट वुमेन में, प्रेग्नेंट वुमेन में एचसीजी का अमाउंट, एचसीजी का अमाउंट जो है हाई रहता है कब? इनिशियल प्रेगनेंसी में, इनिशियल स्टेज में, ठीक है, इनिशियल स्टेज में प्रेगनेंसी का प्रेग्नेंट वुमेन में एचसीजी का अमाउंट क्या रहता है? हाई रहता है। इसी को आधार मानकर एचसीजी को ही प्रेगनेंसी टेस्ट में डिटेक्ट किया जाता है, डिटेक्ट
किया जाता है इन यूरिन, ठीक है, इन यूरिन, याद रखेंगे यूरिन की बात हो रही है ना, यूरिन में HCG का अमाउंट ज़्यादा रहता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर ये जो एबो हार्मोन है, जो भी हम 4 हार्मोन पढ़े, वो ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, कार्पस ल्यूटियम को एक्टिव रखने के लिए, एम्ब्रियो के प्रोटेक्शन के लिए, और एबॉर्शन को रोकने के लिए। एबॉर्शन मतलब बच्चा गिराना, ठीक है, तो उस बच्चे के प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, एबॉर्शन ना हो करके उसको रोकने के लिए ये सारे हार्मोन्स हेल्प करते हैं, और मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ के लिए भी ये सारे हार्मोन्स हेल्प करते हैं, ठीक है। तो above all hormone also help above all hormone also help in keeping the corpus luteum active, keeping the corpus luteum मतलब कॉर्पस ल्यूटियम को एक्टिव रखने के लिए, कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव, ठीक है। दूसरा आता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रिवेंशन ऑफ एबॉर्शन, प्रिवेंशन ऑफ एबॉर्शन, ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ के लिए भी, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो इतने सारे कामों के लिए ये सभी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। अब हम ये जो प्लेसेंटा है, इसकी खास बात क्या है, इसका फंक्शन क्या है ना, बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो याद रखेंगे, सबसे पहला फंक्शन तो आ जाता है एक्सचेंज ऑफ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स, ठीक है, एक्सचेंज, पहला एक्सचेंज ऑफ इंपॉर्टेंट मटेरियल। इंपॉर्टेंट मटेरियल में क्या क्या आ जाता है भाई भाई, इंपॉर्टेंट मटेरियल बिटवीन किसके किसके बीच में, बिटवीन मदर एंड फीटस, ठीक है, बिटवीन फीटस एंड मदर या मैटरनल ब्लड, मैटरनल ब्लड। अब वो इंपॉर्टेंट मटेरियल कौन कौन से है, लाइक कौन कौन से इंपॉर्टेंट मटेरियल, ऑक्सीजन, अगर गैस की बात करते, ठीक है, सॉरी, गैस, गैस में O2 CO2, ठीक है, उसके बाद में H2O हो गया, वाटर हो गया, है ना। उसके बाद में लाइक जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स है, लिपिड, पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, है ना, लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि लिपिड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है, पॉलीसेकेराइड हो गया, फिर आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये सारे लार्ज मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होता है ना। और क्या चीज, और जो भी न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस या सप्लाइड मतलब सप्लीमेंट है ना, वो सारी चीजें, इसको हम लोग और ऐसे लिख लेते हैं, न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये सारी चीजों का क्या होता है भाई, एक्सचेंज होता है किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, बच्चे से मदर और मदर से बच्चे में, ठीक है। अब ये जितने भी चीजें हैं, है ना, वो सब अलग अलग प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज होता है, जैसे कि डिफ्यूजन, पिनोसाइटोसिस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो मान के चलो स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जो वाटर है, वो सभी डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे
दूसरा CO2 O2 H2O, ये सब क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल है। ठीक है, इनका जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। ठीक है, इनका जो एक्सचेंज है डिफ्यूजन के द्वारा होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स का, तो उनका जो एक्सचेंज है वो पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, यहां पर देखो ये है लार्ज मॉलिक्यूल, कौन कौन से? लिपिड हो गया आपका, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये सब लार्ज मॉलिक्यूल। तो लार्ज मॉलिक्यूल का एक्सचेंज किसके थ्रू? पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है? पी लेना, पी लेना, पी जाना, है ना। पिनोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि लिक्विड मटेरियल को इनगल्फ करना। जैसे फेगोसाइटोसिस होता है सॉलिड मटेरियल को इनगल्फ करना, वैसे ही पिनोसाइटोसिस मतलब लिक्विड मटेरियल को इनगल्फ कर लेना, पिनोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये सब लिक्विड मटेरियल्स हैं, इनका इनगल्फमेंट हो जाता है। ठीक है, और जो भी न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस है वो बेसिकली मदर से बच्चे को मिलता है प्लेसेंटा के थ्रू, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब अगर हम बात करेंगे, प्लेसेंटा जो है रेस्पिरेटरी मीडियम की तरह भी काम करता है, गैस एक्सचेंज जैसे कि CO2 O2, है ना, ये रेस्पिरेटरी मीडियम की तरह काम कर लिया, किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, और जो भी नाइट्रोजिनस तथा मेटाबॉलिक वेस्ट है फीटस से, वो मदर के ब्लड में डिफ्यूजन के द्वारा ही रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, ये है तीसरा प्रोसेस। चौथा, नाइट्रोजिनस वेस्ट। वेस्ट, ठीक है, जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है तथा मेटाबॉलिक वेस्ट है, एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट तथा मेटाबॉलिक वेस्ट कहां से? फीटस से रिलीज होता है मदर के ब्लड में, रिलीज्ड फ्रॉम फीटस टू ब्लड ऑफ मदर। ठीक है, मदर के ब्लड में रिलीज होता है ना, कौन से प्रोसेस के थ्रू? बाय डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का ही ये सारा काम है ना। अब एक फीमेल जो है कुछ हार्मफुल केमिकल या लिक्वर या ड्रग भी लेती है, वो सभी चीजें भी, मतलब कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के दौरान वो कुछ हार्मफुल ड्रग्स वगैरह ले रही है, केमिकल्स ले रही है, तो वो सभी भी प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में चले जाता है, फीटस में चले जाता है, और एक डिफॉर्मिटी नाम का डिसीज कॉज कराएगा। डिफॉर्मिटी मतलब क्या? ऑर्गन का जेनेसिस नहीं हो पाता है। ठीक है, ऑर्गन नहीं बन पाएगा उस बच्चे में अच्छे से, मतलब, है ना, कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा ऑर्गन का, तो डिफॉर्मिटी ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाएगा। एक एग्जांपल है इसका क्या? थैलिडोमाइट। थैलिडोमाइट ऑर्गन से रिलेटेड डिसीज है, बच्चे में अच्छे से ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं हुए रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग 5th पॉइंट में लिखेंगे क्या? मदर प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर कोई हार्मफुल केमिकल, हार्मफुल केमिकल या ड्रग लेती है, तो वो भी, तो फीटस में, फीटस में ये सभी हार्मफुल केमिकल ट्रांसफर हो जाते हैं और ऑर्गेनोजेनेसिस में, ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब याद रखेंगे, ऑर्गन
फॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या करते हैं भाई, ऑर्गेनोजेनेसिस में दिक्कत क्रिएट करता है, दिक्कत करता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है, एक एग्जाम्पल है थैलिडोमाइड, थैलिडोमाइड। ठीक है, एक एग्जाम्पल थैलिडोमाइड। फिर आता है प्लेसेंटा खुद से ही बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, लैक्टोजन, एचसीजी, एचसीएस, जो हमने अभी पिछले थोड़ी देर पहले देखा है ना। तो यहाँ पर छठवा, प्लेसेंटा सिक्रीट सम हॉर्मोन्स। ठीक है, प्लेसेंटा जो है खुद से कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है, हार्मोन, प्लेसेंटा सिक्रेट सम हार्मोन, जैसे कि कौन कौन सा हार्मोन आ जाता है हमारा, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएगा एचसीजी, एचसीएस, एचसीएस है ना। तो ये सारे हार्मोन सिक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन फीटस को मेंटेन भी करता है और सपोर्ट भी करता है पूरे होल प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ना, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्या करता है भाई, फीटस को मेंटेन करेगा, मेंटेन एंड सपोर्ट द फीटस, मेंटेन एंड सपोर्ट द फीटस। ठीक है, मेंटेन एंड सपोर्ट द फीटस ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी पीरियड। ठीक है, प्रेगनेंसी के पूरे मतलब पूरे प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को या एम्ब्रियो फीटस को प्रोजेस्टेरॉन ही सपोर्ट करता है, मेंटेन करता है। और पार्चुरेशन के दौरान एक रिलैक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है प्लेसेंटा के द्वारा, जो कि बर्थ कैनाल को क्या करता है, वाइड कर देता है, चौड़ा कर देता है और लुब्रिकेट कर देता है, ताकि बच्चे का जन्म अच्छे से हो पाए। क्या लिखेंगे, रिलैक्सिन। ठीक है, ये जो रिलैक्सिन है सिक्रीटेड, किसके द्वारा सिक्रीट हो रहा है भाई, सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा। और ये करता क्या है भाई, तो ये पार्चुरेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड बर्थ, पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ के दौरान बर्थ कैनाल को, बर्थ कैनाल को चौड़ा, वाइडन कर देता है, तथा क्या करता है, लुब्रिकेट। ठीक है, नमी बनाए रखता है, मॉइस्चर क्रिएट कर देता है। लुब्रिकेट मतलब फिसलन है ना, तो लुब्रिकेट करता है ताकि बच्चे का जन्म अच्छे से हो पाए। ठीक है, ताकि चाइल्ड बर्थ आसानी से हो पाए, आसानी से हो पाए। ठीक है भाई, चलो, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, किसके लिए, प्लेसेंटा के लिए, है ना। अब हम बात करेंगे किसकी, पार्चुरेशन की। क्या होता है पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, है ना। तो तो इसको हम लोग लिखेंगे, पार्चुरेशन को क्या लिखेंगे, चाइल्ड, प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ कहलाता है क्या, पार्चुरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है ना, एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। ठीक है, मतलब नर्वस सिस्टम तथा एंडोक्राइन सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम का पूरा न्यूरॉन्स और एंडोक्राइन सिस्टम मतलब पूरे हार्मोन्स मिलकर इस प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं। ठीक है,
तो ये कैसा मैकेनिज्म है? इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है, ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस इस दौरान होते हैं। ठीक है, नाउ अच्छा इसको लिख लेते हैं। मैनी हार्मोनल चेंजेस इस दौरान होते हैं। ठीक, अब सिग्नल जो है पार्चुरेशन का वो ओरिजिनेट होता है कहाँ से? फुल्ली डेवलप्ड फीटस से, ठीक है, और प्लेसेंटा से, जो कि माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करेगा, जिसको हम लोग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो कंप्लीट डेवलपिंग नहीं फुल्ली डेवलप्ड फीटस है वही ही क्या करता है, इस पार्चुरेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करवाता है। ठीक है, सिग्नल भेजता है। तो डेवलप्ड फुल्ली डेवलप्ड fully developed fetus and placenta इनिशिएट करता है इस प्रोसेस को, इनिशिएट दिस प्रोसेस बाय माइल्ड, माइल्ड मतलब हल्का, ठीक है, कम, बहुत कम, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन या यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस में बहुत ही कम कॉन्ट्रैक्शन के साथ में ये प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, कम कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है स्टार्टिंग में और ये जो प्रोसेस धीरे धीरे दर्द होगा और ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? फीटल इजेक्शन, इजेक्शन मतलब बाहर करना, फीटस को बाहर करना, रिफ्लेक्स। ठीक है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इसको बोलते हैं। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करेगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और यही हार्मोन जो है इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करता है यूट्रस में। पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? सिक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और यही जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा भाई? यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या कराएगा? अब इंड्यूस कराएगा इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन को, यूटरस में इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस कराएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करवा रहा है यही हार्मोन। अब इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फीटस है वेजाइना की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फीटस जो है स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स, ठीक है, किसकी तरफ? वेजाइना। ठीक है, वेजाइना की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करता है फीटस, और यहाँ पर लेबर पेन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी हार्मोन की वजह से, ऑक्सीटोसिन की वजह से। ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होना है? लेबर पेन भी होना है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन की वजह से लेबर पेन भी होना है। अच्छा, ऑक्सीटोसिन मेन पार्चुरेशन हार्मोन होता है, याद रखेंगे, मेन पार्चुरेशन हार्मोन है। ठीक है, मेन पार्चुरेशन हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। आफ्टर पार्चुरेशन ऑक्सीटोसिन जो है स्टिमुलेट करता है मिल्क लेट डाउन प्रोसेस को, जिसको मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। आफ्टर
पार्चुरेशन, ठीक है। आफ्टर पार्चुरेशन ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है मिल्क लेट डाउन प्रोसेस को, मतलब दूध निकलना, मिल्क लेट डाउन प्रोसेस, मिल्क लेट डाउन प्रोसेस, ठीक है। मिल्क लेट डाउन प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा। इसको कहा जाता है क्या? मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर रिलैक्सिन नाम का हार्मोन भी सिक्रीट होता है, किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा तथा प्रेग्नेंट फीमेल के ओवरी के द्वारा। इसको हम लोग अगले पेज में भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं, चलो। रिलैक्सिन, रिलैक्सिन नाम का जो हार्मोन है कहाँ से सिक्रीट होगा? सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा एंड ओवरी ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन या फीमेल लिखते हैं इसको, प्रेग्नेंट फीमेल के ओवरी से तथा प्लेसेंटा से रिलैक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होगा। और ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है क्या करता है भाई? रिलैक्स करता है किसको? प्यूबिक सिम्फाइसिस को। ये करेगा रिलैक्स प्यूबिक सिम्फाइसिस को, है ना। प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस मतलब क्या? जॉइंट होता है पेल्विक गर्डल्स के बोन में, है ना। जॉइंट बिटवीन बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल्स, पेल्विक गर्डल्स के बोन्स में जो जॉइंट होता है उसी ही प्यूबिक सिम्फाइसिस कहा जा रहा है। मतलब ये जो हमारा कमर का रीजन होता है ना, उसी रीजन में जो बोन्स होते हैं उसको मतलब ढीला कर रहा है, बेसिकली नरम सॉफ्ट कर रहा है ना, और चौड़ा कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, ताकि बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो पाए। मतलब बच्चा जो है उसको फैला के गया है तो उसको नॉर्मल रिलैक्स करे ताकि अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ पाए, है ना। नाउ कुछ स्पेस जो है अवेलेबल रहता है फीटस के मूव आउट के लिए, ठीक है। मतलब ज़्यादा स्पेस भाई, अब रिलैक्स होगा तभी तो ज़्यादा स्पेस बनेगा ना, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग पार्चुएशन भी पढ़ लिए। अब कुछ गोल्डन की पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनकी हम बात करते हैं। उसके बाद फिर ये हमारा आज का चैप्टर भी मतलब आज का लेक्चर भी समाप्त हो जाएगा, और फिर एक लेक्चर और आएगा जिसमें पूरा जितने भी की फीचर्स हैं उनकी बात कर लेंगे, है ना। तो क्या है ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो समझ आएगा, है ना। देखो, आफ्टर गैस्ट्रुलेशन क्लीवेज इज कंप्लीटली चेक्ड, मतलब गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के दौरान पूरा जो क्लीवेज हुआ है उसको अच्छे से चेक किया जाता है कि प्रॉपर क्लीवेज का प्रोसेस हुआ है कि नहीं, ठीक है। प्रॉपर जो 8 सेल स्टेज है, 16 सेल स्टेज है, ये प्रॉपर हुआ है कि नहीं, इसको अच्छे से चेक किया जाता है। न्यूक्लियोलस एपियर सॉरी न्यूक्लियोलस एपियर्स फर्स्ट इन गैस्ट्रुला स्टेज। तो ये जो न्यूक्लियोस है ना, न्यूक्लियस, ये पहले गैस्ट्रुला स्टेज में ही दिखाई देने लग जाता है। और द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग क्लीवेज, जब क्लीवेज होते रहता है ना, 1 से 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, ये क्लीवेज पूरा प्रोसेस चलते रहता है। उस दौरान ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ जा रहता है ना। एम्ब्रियो कंज्यूम्स मैक्सिमम ऑक्सीजन ड्यूरिंग गैस्ट्रुला स्टेज। तो एम्ब्रियो जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कब कंज्यूम करता है? गैस्ट्रुला स्टेज के दौरान, ठीक है। नाउ द पार्ट ऑफ डेसिडुआ वेयर प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड इज नोन एज डेसिडुआ बेसिलिस। तो यूट्रस में वो पार्ट जहां पर क्या बनना है? प्लेसेंटा बनना है, उस पार्ट को किस नाम से जाना जाता है? उस पार्ट को जाना जाता है डेसिडुआ बेसिलिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हॉर्मोन्स लाइक
ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स इन द मेटरनल ब्लड। तो मदर के ब्लड में ना प्रेगनेंसी के दौरान ये जो हॉर्मोन्स है इनका जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है वो बढ़ जा रहा था प्रेगनेंसी के दौरान। मतलब ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, अमाउंट है, वो प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन के ब्लड में बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, बढ़ जा रहता है अमाउंट। मैक्सिमम ग्रोथ इन ह्यूमन एम्ब्रियो अकर इन 4th मंथ, चौथे मंथ में ही होता है क्या, सबसे ज़्यादा ग्रोथ एम्ब्रियो का। और वैसे ही अगर मिनिमम ग्रोथ की बात करें तो सबसे लास्ट मंथ, मतलब 9 मंथ 10 मंथ जो आता है 9 मंथ लास्ट मंथ, उस मंथ में सबसे कम ग्रोथ होता है इसमें, एम्ब्रियो में, फीटस में। पैथोजेनिक वायरस में ऑल्सो इंटर द एम्ब्रियो थ्रू प्लेसेंटा। अच्छा, प्लेसेंटा के थ्रू हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का इंटर देखे थे, ऑक्सीजन का एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, है ना, फिर बाकी न्यूट्रिशंस का एक्सचेंज, तो ये सभी चीज़ों का एक्सचेंज तो हो ही रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट का एक्सचेंज। लेकिन वायरस भी इंटर कर सकता है प्लेसेंटा के थ्रू एक एम्ब्रियो में, फीटस में, ठीक। पेरियनल ग्लैंड की बात करते हैं, ये पाया जाता है किसमें, मेल एंड फीमेल रैबिट में, ठीक है, मेल तथा फीमेल रैबिट में पाया जाता है। और इस ग्लैंड की खास बात बेसिकली क्या होती है, अच्छा ये पहले तो उनके एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑर्गन तथा पेरिनियल रीजन में पाया जाएगा, किसके, रैबिट के, ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटिलियल ऑर्गन मतलब जेनाइटल ऑर्गन है, बाहर से जो जेनेटल ऑर्गन दिखता है उसे एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन बोलते हैं, तो वहां पर पाया जाता है पेरिनियल ग्लैंड, है ना। और ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन दिस ग्लैंड सिक्रेट odoriferous liquid which has pheromones of और एक्टोहॉर्मोन्स, ठीक है। तो बेसिकली ब्रीडिंग सीजन के दौरान ये जो ग्लैंड है कुछ केमिकल सिक्रेट करता है, ओडोरीफेरस लिक्विड सिक्रेट करता है, जिसके पास फेरोमोन्स या एक्टोहॉर्मोन्स होते हैं। अब ये जो फेरोमोन है इनका काम क्या होता है भाई, ये जो फेरोमोन है वो सेक्सुअल अट्रैक्शन डेवलप करता है अपोजिट सेक्सेस के बीच में, तथा डिजायर फॉर कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के लिए डिजायर भी क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि फेरोमोन बेसिकली अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक केमिकल होता है। नोट, इन ह्यूमन पेरिनियल ग्लैंड आर एब्सेंट। तो ये जो पेरिनियल ग्लैंड है वो ह्यूमन में एब्सेंट रहता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। तो अगर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यूट्रस को छोड़कर, यूट्रस के किसी, मतलब यूट्रस को छोड़कर किसी अदर पार्ट में हो जाता है इम्प्लांटेशन, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। मतलब नॉर्मल इम्प्लांटेशन कहाँ होना है, यूट्रस में होना है, लेकिन यूट्रस को छोड़कर किसी अदर पार्ट में इम्प्लांटेशन हो जाता है एम्ब्रियो का, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। और ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है इसको, मतलब ये एबनॉर्मल कंडीशन है और इसे ऑपरेशन करके बाहर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। एक और वीडियो आएगा लेक्चर नंबर 12, इसमें हम लोग पूरा ब्रीफ रिव्यू करेंगे इस चैप्टर का, है ना, डिफरेंशिएट करते हुए कि मेल और फीमेल, बॉयज और गर्ल्स में क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती है ना। और अगला जो वीडियो रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ना, ठीक है। तो इसीलिए स्किप नहीं करेंगे। ये जो 11-11 लेक्चर्स है उन सभी को आप अच्छे से देखें, अच्छे से रिवीजन करें, नोट्स बनाएं, और फिर एक लेक्चर और फिर आपका जो 50 MCQ सेशन है वो भी इस चैप्टर का हो जाएगा। चलो भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अच्छे से पढ़ते रहें, अपनी तैयारी प्रॉपर करते रहें, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।